आज का हमारा विषय भारत के सर्वोच्च पद यानी भारत के राष्ट्रपति पर आधारित है। और ये क्या? शुरुआत करते हैं इस कुर्सी के उस त्रिकोणीय भूमिका से जो एक ही समय में 3 अलग-अलग और बहुत भारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाती है। हाँ, इस त्रिकोणीय भूमिका को समझना सबसे जरूरी कदम है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर इन 3 भारी जिम्मेदारियों का संगम इस एक कुर्सी पर किया है। पहली भूमिका है राष्ट्र प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट की, यानी भारत के प्रथम नागरिक। बिल्कुल, भारत के प्रथम नागरिक। इस नाते राष्ट्रपति कोई पॉलिटिकल फिगर या राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि पूरे देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के एक जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। और पता है, स्रोतों में एक बड़ा दिलचस्प विवरण ये भी है कि इसी भूमिका के तहत राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। हाँ, यानी कि चांसलर। सही। ये एक ऐसा शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहलू है जिस पर अक्सर रोजमर्रा की राजनीति में किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके बाद आती है दूसरी बड़ी भूमिका, सैन्य प्रमुख या सुप्रीम कमांडर के। और ये भूमिका कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ी है। भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। मतलब देश की रक्षा का जो अंतिम दायित्व है वो उन्हीं के नाम पर होता है। हाँ, और कोई भी युद्ध या शांति की घोषणा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होती है। अब आते हैं तीसरी और सबसे जटिल भूमिका पर, कार्यपालिका प्रमुख वाली भूमिका। वही एग्जीक्यूटिव हेड। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, पर असली पेंच और सारा भ्रम यहीं से पैदा होता है। कैसे? क्योंकि शक्तियां उनके नाम पर तो हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। इस ब्लूप्रिंट्स को समझने के लिए हमें संविधान के भाग 5 में जाना होगा, विशेष रूप से अनुच्छेद 52 से 61 के बीच। बिल्कुल, यही वो वैधानिक ढांचा है जो राष्ट्रपति पद की पूरी नींव रखता है। उनकी योग्यताओं से लेकर उन्हें पद से हटाने तक की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। और इसको याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प सूत्र स्रोतों में दिया गया है, एक मेमोरी की है। अच्छा, वो क्या है? राष्ट्र का नो ना या शर्तों से महान। ये छोटी सी लाइन है जिसमें अनुच्छेद 52 से 61 छुपे हैं। जैसे 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 58 में योग्यता और 61 में महाभियोग शामिल हैं। ये तो सच में काफी आसान तरीका है याद रखने का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है अनुच्छेद 58, जो ये तय करता है कि इस पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। हाँ, स्रोतों के अनुसार योग्यताएं बहुत स्पष्ट हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। इसके साथ ही अनुच्छेद 59 कुछ शर्तें भी जोड़ता है। बिल्कुल, कि वो व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव जीत जाता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही उसकी पुरानी सीट अपने आप रिक्त मान ली जाएगी। यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है 35 वर्ष की आयु सीमा। मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक रैंडम या यादृच्छिक संख्या है या इसके पीछे कोई गहरा विचार है? नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी तरह से परिपक्वता, जीवन का अनुभव और भावनात्मक ठहराव से जुड़ी है। अच्छा। देखिए, जब कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है, जहां उसे सरकार के फैसलों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है और संकट के समय संयम बरतना है, तो वहां जवानी के उग्र जोश से ज्यादा एक दार्शनिक ठहराव की आवश्यकता होती है। वही कि इतनी बड़ी कुर्सी पर कोई जल्दबाजी में फैसले ना ले। बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु तक आते आते एक व्यक्ति आमतौर पर सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं, सामाजिक ताने बाने और संवैधानिक मर्यादाओं को गहराई से समझ चुका होता है। योग्यताएं तो तय हो गईं, लेकिन इस पद तक पहुंचने का रास्ता आम चुनावों की तरह सीधा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आम जनता पोलिंग बूथ पर गई और अपना प्रतिनिधि चुन लिया। सही कहा। राष्ट्रपति का चुनाव एक पूरी भूल भुलैया है। अनुच्छेद 54 जिस निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है वो काफी जटिल है। क्योंकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। इस निर्वाचक मंडल में केवल 3 समूह शामिल होते हैं। कौन कौन से? पहले संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, दूसरे सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, और तीसरे
केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक। यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जानना जरूरी है कि कौन मतदान प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर है। संसद और विधानसभाओं के जो मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते। और साथ ही राज्यों में जो विधान परिषदें या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके किसी भी सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। बोलिए। अगर राष्ट्रपति पूरे देश का हर एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है तो इन मनोनीत सदस्यों को वोट देने से क्यों रोका गया है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ऊपरी तौर पर देखने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सख्त तार्किक और नैतिक कारण है। वो क्या? संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य, उन्हें राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करते हैं। अच्छा, हाँ। अगर वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों के टकराव का एक स्पष्ट मामला बन जाएगा। वही ना कि वो तो उसी को वोट देंगे जिसने उन्हें सीट दी है। जाहिर है कि वो उसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं जिसने उन्हें संसद में कुर्सी दी है। इसलिए चुनाव की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना ही उचित समझा। ये स्पष्ट करता है कि संविधान का निर्माण कितनी दूरदर्शिता के साथ किया गया है। अब निर्वाचन की तकनीकी प्रक्रिया की ओर मुड़ते हैं। अनुच्छेद 55 अप्रत्यक्ष मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात करता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, वही। पर ये शब्दावली बहुत भारी है। ये एकल संक्रमणीय मत वास्तव में काम कैसे करता है? अगर मैं इसे किसी रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ना चाहूँ तो ये कुछ अपनी पसंदीदा चीजों की रैंकिंग करने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि आप एक आम चुनाव में जाते हैं जहां आप केवल एक उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। तो वहां क्या होता है? यहां मतदाता को एक बैलेट पेपर मिलता है जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं और मतदाता को अपनी पसंद क्रम में बतानी होती है कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी और ये तीसरी। यानी अगर मैं इसे आइसक्रीम के फ्लेवर से समझाऊं? हाँ, आइसक्रीम का उदाहरण बढ़िया रहेगा। मान लीजिए मेरी पहली पसंद चॉकलेट है, दूसरी वनीला और तीसरी स्ट्रॉबेरी। अगर चॉकलेट आइसक्रीम खत्म हो गई है, यानी मेरे पहले उम्मीदवार को जीतने लायक वोट नहीं मिले, तो मेरा वोट बेकार नहीं जाएगा। सही कहा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, वो मेरी दूसरी पसंद यानी वनीला को ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसे एक स्पष्ट और व्यापक बहुमत मिले, जिसमें सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल। और उसके बैलेट पेपर पर जो दूसरी पसंद दर्ज होती है वो वोट बाकी बचे उम्मीदवारों के खाते में जुड़ जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक को तय कोटा यानी 50% से अधिक नहीं मिल जाता। और इस चुनावी मैदान में गैर गंभीर उम्मीदवारों की भीड़ न लग जाए, इसके लिए भी एक बहुत मजबूत फिल्टर लगाया गया है स्रोतों में। वो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स वाला, राइट? हाँ, किसी भी उम्मीदवार को नामांकन भरने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। और ये 100 लोग आम नागरिक नहीं बल्कि उस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य यानी विधायक या सांसद होने चाहिए। और इसके साथ ही 15,000 रुपए की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करानी होती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे समय के साथ व्यवस्था ने खुद को सुधारा। पहले ऐसा नहीं था क्या? एक समय ऐसा था जब कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रचार पाने के लिए राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भर देता था। लेकिन 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन जुटाना किसी आम या गैर गंभीर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वही, इससे ये पक्का हो गया कि केवल वही लोग मैदान में हों जिनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई वास्तविक कद है। और हाँ, अगर इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 स्पष्ट कहता है कि इसका निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, चुनाव आयोग नहीं। चुनाव की ये इतनी कठिन मंजिल पार करने के बाद विजेता का अगला पड़ाव होता है उनका नया घर और उनका कार्यकाल। तो चलिए राष्ट्रपति के राजकीय आवास और उनकी इस नई दुनिया पर बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन। हाँ, जिसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था।
यह दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आवासों में से एक है। पद ग्रहण करने के बाद उन्हें भारत की संचित निधि से 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है। पर देखिए, राष्ट्रपति भवन केवल ईंट और पत्थर की एक विशाल इमारत नहीं है। यह भारत की निरंतर बदलती ऐतिहासिक विरासत और लोकतंत्र के परिपक्व होने का गवाह है। बिल्कुल। हाँ, हाल के वर्षों में इस विरासत ने औपनिवेशिक अतीत की छाया से बाहर निकलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाँ, इसका उल्लेख हमारे स्रोतों में भी प्रमुखता से है। राष्ट्रपति भवन के भीतर स्थित जो प्रसिद्ध मुगल गार्डन था, वो अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। सही कहा। इसी तरह दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। और श्रोताओं को यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव महज नाम बदलने तक सीमित नहीं है। दरबार शब्द राजशाही और राजा प्रजा के रिश्ते को दर्शाता है, जबकि गणतंत्र शब्द जनता के शासन का प्रतीक है। वही, ये इस बात का संकेत है कि भारत का सर्वोच्च कार्यालय लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने प्रतीकों में भी आत्मसात कर रहा है। इसके बाद आता है कार्यकाल का चक्र। अनुच्छेद 7 के तहत नए राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI दिलाते हैं, जो एक और बार न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के संतुलन को दिखाता है। बिल्कुल, ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति को बीच में ही पद छोड़ना पड़े तो वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो श्रोताओं में उठाया गया है वो अनुच्छेद 57 और पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन से जुड़ा है। भारत के संविधान में किसी व्यक्ति के कितनी भी बार राष्ट्रपति बनने पर कोई रोक नहीं है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार इस पद को सुशोभित किया। इस बिंदु पर ना भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ, वहाँ टर्म लिमिट है। लेकिन उससे भी बड़ा और बुनियादी अंतर नागरिकता को लेकर है। अमेरिका में केवल नेचुरल बॉर्न सिटीजन यानी जन्मजात अमेरिकी नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत में अगर कोई विदेशी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया से भारत की नागरिकता अपना लेता है, यानी वो नेचुरलाइज नागरिक बन जाता है, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य है। ये भारतीय लोकतंत्र के समावेशी चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दर्शाता है कि भारतीय संविधान नागरिकता को जन्म के स्थान या किसी विशेष रक्त संबंध से ज्यादा देश के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण से जोड़कर देखता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके सर्वोच्च पद के भी हकदार हैं। अरे वाह! अब हम इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का शस्त्रागार यानी उनकी शक्तियां। जब एक राष्ट्रपति 5 साल के लिए इस भवन में बैठता है तो उसके हाथ में वास्तव में कौन सी शक्तियां होती हैं? शक्तियों की सूची तो बहुत लंबी है। कार्यपालिका और विधायी शक्तियां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर राज्यों के राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्तों और विदेशों में भारत के राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। साथ ही संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देना, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। और विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है कानून बनाने की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। हाँ, उनके पास वीटो की शक्ति होती है। बिल्कुल। और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसकी पावर संसद के कानून के बराबर ही होती है। सही। यहीं पर मुझे लगता है कि वो नाम मात्र के प्रमुख वाली जो परिभाषा है ना, वो टूटती है। वीटो की शक्ति का इस्तेमाल भारतीय इतिहास में कई बार बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हुआ है। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? हाँ, मुझे याद आता है 1986 का वो वाकया जब ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस बिल पर ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही उसे लौटाया, बस अपनी मेज पर छोड़ दिया। वही, बस अपनी मेज पर अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो बिल प्रेस की आज़ादी के लिए खतरा माना जा रहा था। ये घटना साबित करती है कि एक अभिभावक के रूप में राष्ट्रपति कैसे काम करता है। बिल्कुल। और इसी तरह आपातकालीन शक्तियां भी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगाना या
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करना। जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। हाँ, 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। अरे वाह! ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने दिखाया कि राष्ट्रपति सरकार के हर फैसले पर आंख मूंदकर मोहर नहीं लगाता। इसके अलावा एक और शक्ति है जो सीधे तौर पर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, यानी जुडिशियल पावर्स। लेकिन रुकिए, यहाँ एक वैचारिक उलझन है मुझे। क्या उलझन है? अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को देखकर किसी को सजा दी है, तो राष्ट्रपति को उस फैसले को पलटने या माफ करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्या ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसे न्यायपालिका के अपमान के रूप में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के अंतिम सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा जाना चाहिए। सेफ्टी वाल्व? हाँ, देखिए, मानवीय न्याय प्रणाली कभी भी 100% अचूक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति की ये शक्ति इसलिए रखी गई है ताकि अगर किसी मामले में कानून की कठोरता के कारण कोई अन्याय हो रहा हो या कोई नई परिस्थिति सामने आ जाए, तो उस व्यक्ति को एक अंतिम मानवीय राहत मिल सके। तो मतलब ये कानूनी नहीं बल्कि दया और विवेक पर आधारित शक्ति है। बिल्कुल। स्रोतों में इस क्षमादान शक्ति को बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 भागों में बांटा गया है और श्रोताओं के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है क्षमा, यानी पार्डन, जिसमें अपराधी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। हाँ, जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही ना हो, उसकी सजा और दोष दोनों खत्म हो जाते हैं। दूसरा है लघुकरण या कम्यूटेशन, जिसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी कठोर सजा को हल्की सजा में बदलना, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। सही। तीसरा प्रकार है परिहार या रिमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, केवल उसकी अवधि कम कर दी जाती है। इसे ऐसे समझे कि मान लीजिए किसी को 2 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है, तो राष्ट्रपति उसे घटाकर 1 साल का कठोर कारावास कर सकते हैं। सजा कठोर ही रहेगी, बस समय कम हो जाएगा। और चौथा है प्रविलंबन, यानी रिप्रीव, जो किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाने के लिए होता है। इसका उद्देश्य अपराधी को क्षमा याचना करने या कानूनी विकल्प तलाशने के लिए कुछ समय देना होता है। ये सच में एक बेहद जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन इतनी अपार शक्तियों वाले व्यक्ति को अगर कभी उसके पद से हटाना पड़ जाए तो क्या होगा? जाहिर है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का प्रथम नागरिक ही क्यों ना हो, वो संविधान से ऊपर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर संविधान का सबसे बड़ा और जटिल ब्रह्मास्त्र सामने आता है, अनुच्छेद 61, यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और वो आधार क्या है? वो है संविधान का अतिक्रमण, यानी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। इसे अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान देश की संसद एक अदालत या ट्राइब्यूनल की तरह काम करने लगती है ना? बिल्कुल सही समझे आप। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। और इस प्रस्ताव को पारित करना लगभग असंभव जैसा काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे दोनों सदनों में कुल सदस्यों के 2/3 विशिष्ट बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संवैधानिक विरोधाभास सामने आता है, जो अक्सर लोगों की नजरों से छिप जाता है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? हाँ, और ये विरोधाभास इस पूरी व्यवस्था की सबसे दिलचस्प कड़ी है। जरा ध्यान से सोचिएगा, जो विधायक यानी MLAs राज्यों की विधानसभाओं में बैठकर राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं, वे उन्हें हटाने की इस महाभियोग प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, हाँ, चुनाव में तो वो थे, पर हटाने में नहीं है। और इसके ठीक विपरीत संसद के जो मनोनीत सांसद चुनाव में वोट डालने के अयोग्य थे, वे उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग में वोट डालते हैं। बाप रे, ये विरोधाभास तो सच में हैरान करने वाला है। जो बनाने में शामिल है वो हटाने में शामिल नहीं है, और जो बनाने में शामिल नहीं थे वो हटाने में सबसे आगे खड़े हैं।
इसका क्या तार्किक आधार हो सकता है? इसका उत्तर भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की गहराई में छुपा है। वो कैसे? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो पूरे देश यानी केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए चुनाव में राज्यों के विधायकों की भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो ये माना जाता है कि ये एक विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्तर का संघ का मामला है। हाँ, राज्यों का इसमें डायरेक्ट लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और पूरे राष्ट्र की सर्वोच्च विधायिका केवल संसद है। इसलिए महाभियोग की शक्ति केवल संसद के दोनों सदनों के पास रखी गई है, जिसमें उसके सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी संसद का अभिन्न हिस्सा हैं, इसलिए वे इस अर्धन्यायिक जांच का हिस्सा बनते हैं। देखिए, चीजों को इस नजरिए से देखने पर संविधान की हर एक जटिलता बेहद तार्किक और एक दूसरे से गुंथी हुई लगने लगती है। तो आज की इस विस्तृत और रोमांचक चर्चा को समेटने का समय आ गया है। हाँ, आज हमने काफी कुछ कवर किया है। बिल्कुल। आज हमने राष्ट्रपति पद की त्रिकोणीय भूमिकाओं को समझा, देखा कि कैसे 35 वर्ष की न्यूनतम आयु और 50 प्रस्तावकों की शर्त इस पद की गरिमा को बचाए रखती है। और हमने निर्वाचन की उन जटिलताओं को भी देखा। हाँ, निर्वाचन की जटिलताएं, राष्ट्रपति भवन के नए नाम, वीटो और अध्यादेश की ताकतों को समझा, और अनुच्छेद 72 की उस मानवीय क्षमादान शक्ति और अनुच्छेद 61 की उस विरोधाभासी लेकिन सख्त महाभियोग प्रक्रिया का विश्लेषण किया। इन सब बातों का निचोड़ यही है कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख नहीं है। वो देश की संवैधानिक अखंडता का अंतिम रक्षक है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और 1950 से निरंतर चली आ रही एक गौरवशाली लोकतांत्रिक विरासत का सर्वोच्च प्रतीक है। श्रोताओं के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कागज पर लिखी गई ये शक्तियां असल जिंदगी में संकट के समय कैसे काम करती हैं। बिल्कुल, संकट का समय ही असली परीक्षा होती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि देश में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आ जाए। अच्छा। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई ऐसी सलाह दे जो राष्ट्रपति की नज़र में पूरी तरह से असंवैधानिक हो और जिससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सीधा खतरा हो। तो क्या ऐसी स्थिति में एक नाम मात्र का प्रमुख महाभियोग का भारी जोखिम उठाकर भी संविधान की रक्षा के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? कागज पर जो शक्तियां बहुत सीमित या नॉमिनल दिखती हैं, वे गहरे संकट के समय हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा और आखिरी रक्षा कवच कैसे बन सकती हैं, इस पर जरूर विचार करें। ये वास्तव में हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।